आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज भी हम इस वीडियो में रोज़ की तरह ही 10 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे जिनका संबंध रोज़ के समसामयिक विषयों से होता है। जैसा कि आज 3 फरवरी है और हम आज 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। इस वीडियो से संबंधित PDF फाइल के लिए आप हमें टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम पर आपको इस वीडियो से संबंधित PDF फाइल उपलब्ध हो जाएगी। इसके साथ ही वीडियो को पूरा देखें, एक्सप्लेनेशन को पूरा सुने ताकि कोई भी स्टैटिक्स जीके से संबंधित हमारे तथ्य ना छूट जाए। इसके साथ ही अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस जरूर करें ताकि आप जुड़ सके लक्ष्य के साथ और बढ़ सके अपने लक्ष्य की ओर। तो इसी के साथ चलते हैं कल के वीडियो के अंत में पूछे गए प्रश्न पर। तो कल के वीडियो के अंत में पूछा गया प्रश्न कुछ इस प्रकार था कि ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट कौन जारी करता है। तो ऑप्शंस थे विश्व आर्थिक मंच, विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, लोवी इंस्टीट्यूट। तो इसका आंसर होगा विश्व आर्थिक मंच, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय है जिनेवा स्विट्जरलैंड में। जिनेवा स्विट्जरलैंड में विश्व आर्थिक मंच का मुख्यालय स्थित है। तो इसी के साथ चलते हैं आज के वीडियो के पहले प्रश्न पर। तो पहला प्रश्न है कि भारत के 15वें वित्त आयोग ने अपनी अंतिम रिपोर्ट कितने वर्ष के लिए प्रस्तुत की है। यानी कि 15वें वित्त आयोग ने अपनी जो रिपोर्ट प्रस्तुत की है वो कितने वर्ष के लिए प्रस्तुत की है। ऑप्शन है 5 वर्ष, 4 वर्ष, 3 वर्ष या 2 वर्ष। तो इसका आंसर होगा 5 वर्षों के लिए। तो 15वें वित्त आयोग ने अपनी रिपोर्ट जो प्रस्तुत की है वो 5 वर्षों के लिए प्रस्तुत की है। यानी कि 15वां वित्त आयोग जो होगा वो 2025 तक के लिए अपनी रिपोर्ट को उसने प्रस्तुत की है और ये इसकी अवधि कितनी है? 5 वर्ष के लिए है। और इस अंतिम रिपोर्ट में भारत की नगरपालिकाओं के वित्तीय प्रशासन को बदलने के उद्देश्य से प्रस्तुत किया गया है। तो 15वां वित्त आयोग की स्थापना जो की गई थी वो कब की गई थी? 22 नवंबर 2017 को की गई थी। 22 नवंबर 2017 को इसकी मंजूरी केंद्रीय कैबिनेट द्वारा, केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा, केंद्रीय कैबिनेट द्वारा, सेंट्रल कैबिनेट के द्वारा दी गई थी। तो 15वें वित्त आयोग की सिफारिशें जो हैं 2020 से 2025 तक 5 सालों तक के लिए लागू होंगी। और इसके बाद 27 नवंबर 2017 को इसकी जो स्थापना की गई थी, 15वें वित्त आयोग की जो स्थापना की गई थी तो इसके अध्यक्ष के रूप में NK सिंह को नियुक्त किया गया था। तो इसके अध्यक्ष कौन है अभी वर्तमान में 15वें वित्त आयोग के? NK सिंह इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं किसके? 15वें वित्त आयोग के। तो इसी के साथ NK सिंह भारत के इससे पहले पूर्व सचिव वे रह चुके हैं और 2008 से 2014 तक बिहार से राज्यसभा के सदस्य भी चुने जा चुके हैं। तो इसी के साथ देखा जाए तो वित्त आयोग अनुच्छेद 280 के अंतर्गत कुछ ये प्रावधान करता है कि संविधान के शुरुआत में जब संविधान हमारा शुरू हुआ तब उस समय प्रारंभ से 2 वर्ष के भीतर और उसके बाद हर 5 साल की समाप्ति पर हर 5 साल पर वित्त आयोग का गठन किया जाएगा। या राष्ट्रपति को आवश्यकता लगती है कि 5 साल से पहले वित्त आयोग का गठन किया जाना चाहिए तो राष्ट्रपति जो है इसकी 15वें वित्त आयोग की स्थापना जो है वो 5 साल से पहले भी कर सकते हैं। जिस प्रकार से 2017 के लिए किया गया, यानी कि 2015 में 14वां वित्त आयोग की रिपोर्ट लागू हुई और उसके 2 साल बाद 2017 में 15वें वित्त आयोग का गठन कर दिया गया। हालांकि ये नियम के अनुसार कब होना चाहिए? नियम के अनुसार होना चाहिए 5 साल के बाद। लेकिन राष्ट्रपति को ऐसा लगा, जो कि 280 में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि राष्ट्रपति को यदि लगता है कि समय से पहले गठन होना चाहिए तो राष्ट्रपति ने समय से पहले 2017 में 15वें वित्त आयोग का गठन कर दिया। तो किस में है? संविधान के अनुच्छेद के 280 संविधान के अनुच्छेद में वित्त आयोग के बारे में स्पष्ट रूप से बताया गया है। तो वित्त आयोग का कार्य होता है कि वो भारत के राष्ट्रपति को सिफारिश करे कि संघ और राज्यों के बीच में जो टैक्स है, कर हैं, उनका शुद्ध रूप से जो रिसीव हुई है, प्राप्तियां हुई हैं, उनका बराबर बंटवारा कैसे किया जाए और राज्य के बीच में बंटवारा कैसे किया जाए, केंद्र और राज्यों के बीच में टैक्स से प्राप्त जो प्राप्तियां हैं उनका बंटवारा किस तरीके से किया जाए। इसके अलावा उसका निर्णय लेने का एक अधिकार ये भी होता है वित्त आयोग का कि जो 275 के अंतर्गत दी गई बात है, 275 में क्या है? संचित निधि को बताया गया है, कंसोलिडेटेड फंड को बताया गया है और उसमें जो राज्य के को कितना अनुदान दिया जाना चाहिए या नहीं दिया जाना चाहिए इस पर भी निर्णय लेने का अधिकार वित्त आयोग को होता है।
तो वित्त आयोग के विषय में 280 में बताया गया संविधान में, और संचित निधि के विषय में 275 में बताया गया है। और संचित निधि से कितना अनुदान राज्यों को जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए वो भी उसका निर्णय कौन लेता है, वित्त आयोग लेता है। इसी के साथ देखें तो राज्य वित्त आयोग द्वारा जो की गई सिफारिशें होती हैं उसके आधार पर पंचायतों और नगर पालिकाओं को संसाधनों की आपूर्ति की जाती है। किसके द्वारा, वित्त आयोग के द्वारा संसाधनों की आपूर्ति की जाती है। यानी कि जो पंचायतें हैं और नगर पालिकाएँ हैं उनके लिए राज्य वित्त आयोग की सिफारिशें लागू होती हैं। क्लियर है। तो इसी के साथ अगर हम देखें तो वित्त आयोग अपनी रिपोर्ट जो है वो राष्ट्रपति को सौंपता है और राष्ट्रपति इसे संसद के दोनों सदन के समक्ष रखता है। तो इसी के साथ चलते हैं वीडियो के अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि भारत आसियान हैकाथॉन पहल किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया। तो ऑप्शन है आपके पास विदेश मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, कृषि मंत्रालय या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा शिक्षा मंत्रालय। अभी केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री रमेश पोखरियाल निशंक ने आसियान इंडिया हैकाथॉन को संबोधित किया, जिसका उद्घाटन कब किया गया, 1 फरवरी 2021 में आसियान हैकाथॉन का उद्घाटन किया गया। कब किया गया, 1 फरवरी 2021 में किया गया। तो शिक्षा मंत्रालय के द्वारा ही आसियान इंडिया हैकाथॉन पहल की शुरुआत की गई। किस मंत्रालय के द्वारा की गई, शिक्षा मंत्रालय के द्वारा की गई। तो आसियान देश की जो स्थापना है, आसियान जो एक संगठन ग्रुप है उसकी जो स्थापना है 8 अगस्त 1967 में एक बैंकॉक घोषणा पत्र या कहा जाए तो आसियान घोषणा पत्र के द्वारा की गई थी। इसका मुख्यालय का है, आसियान का मुख्यालय का है, आसियान का मुख्यालय जकार्ता इंडोनेशिया में है। और उस समय जो इसके संस्थापक देश थे उसमें इंडोनेशिया, सिंगापुर, फिलीपींस, मलेशिया और थाईलैंड आते थे। यानी कि इंडोनेशिया, सिंगापुर, फिलीपींस, मलेशिया और थाईलैंड देश आते थे। यानी कि 5 देशों ने मिलकर आसियान का गठन किया था। इसके बाद समय के साथ साथ 1984 में ब्रुनई से जुड़ा, फिर वियतनाम जुड़ा 1995 में, लाओस और म्यांमार इसके सदस्य बने 1997 में, फिर अंत में कंबोडिया इसका सदस्य बना 1999 में। तो इस प्रकार 5 देश इससे बाद में जुड़े और अभी वर्तमान में आसियान में कितने सदस्य देश हैं, 10 सदस्य देश हैं। कितने सदस्य देश हैं, 10 सदस्य देश हैं आसियान में। तो इसी प्रकार चलते हैं वीडियो के अपने अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार है कि विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है। विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है। तो ऑप्शन है 2 फरवरी, 3 फरवरी, 4 फरवरी, 5 फरवरी। तो स्पष्टता के साथ हम इसका आंसर दे सकते हैं कि 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है, क्योंकि 2 फरवरी 1971 में रामसर साइट्स की सम्मेलन हुआ था। रामसर में एक कन्वेंशन हुआ था, एक सम्मेलन हुआ था आर्द्रभूमियों को लेकर। रामसर कहाँ है, रामसर ईरान में एक जगह है। वहाँ पर एक सम्मेलन हुआ था, किसको लेकर, आर्द्रभूमियों को लेकर, वेटलैंड्स को लेकर। तो 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है और इसका उद्देश्य क्या है, ग्लोबल वार्मिंग का सामना करने में आर्द्रभूमि जैसे दलदल और मैंग्रोव के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाना। क्योंकि हम जानते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग का जो एक मुख्य कारण है वो क्या है, ग्रीन हाउस गैसेस यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड मुख्य रूप से, और मीथेन मीथेन मुख्य रूप से। यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है, जो कि कार्बन है, वो एक प्रमुख रूप से कारक है किसका, ग्लोबल वार्मिंग का। और हम जानते हैं कि आर्द्रभूमियाँ जो है प्राकृतिक रूप से कुशल कार्बन सिंकर हैं, यानी कि ये कार्बन को अवशोषित करके बड़े पैमाने पर रख सकती है। वहीं देखें तो विश्व भर के क्षेत्र में कुल 3% भाग पर ही आर्द्रभूमियाँ फैली हुई हैं। आर्द्रभूमियों का हिस्सा है, दलदली क्षेत्र का हिस्सा केवल 3% है पूरी भूमि पर, जमीन पर। फिर भी ये वृक्षों की अपेक्षा, जंगलों की अपेक्षा 2 गुना अधिक कार्बन को अवशोषित करके रख सकती हैं। यानी कि यदि हम आर्द्रभूमियों को बचाएं या उनको बढ़ावा दें तो हम ग्लोबल वार्मिंग से निपटने में ये हमारे लिए सहायक हो सकती हैं। इसके अलावा ये जैव विविधता में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। नदी और या जलीय क्षेत्र और भूमि के बीच में एक बफर जोन के रूप में कार्य करती हैं तथा विभिन्न आपदाओं को भी रोकने में सहायक हो सकती हैं। तो इसी प्रकार 2 फरवरी 1971 को ईरान के शहर में रामसर कन्वेंशन हुआ था और तब रामसर आर्द्रभूमियों का कंसेप्ट विश्व में आया था। तो यह अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमियों के संरक्षण के उद्देश्य से विश्व के राष्ट्रों के बीच में एक पहली संधि थी, जिसका उद्देश्य क्या था, आर्द्रभूमि जो दलदली भूमि है, वेटलैंड्स हैं, उनका संरक्षण करने के उद्देश्य से विश्व के राष्ट्रों के बीच में पहली संधि की गई थी। तो संधि विश्व स्तर पर हो रहे आर्द्रभूमियों के नुकसान को रोकने और उनको संरक्षित करने के लिए दिशा देने के लिए एक प्रयासरत रहता। तो भारत जो इसका सदस्य बना वो 1
फरवरी 1982 में इसका सदस्य बना और इसका सदस्य बनते ही जो इसका भारत की पहली वेटलैंड थी जो इसमें रामसर सूची स्थलों की सूची में शामिल हुई वह थी चिलिका झील। तो चिलिका झील कहाँ है? चिलिका लेक है आपका उड़ीसा में। तो इसी के साथ चलते हैं वीडियो के अपने अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार है कि हाल ही में किस टीम ने सैयद मुश्ताक अली T20 ट्रॉफी जीती है? तो सैयद मुश्ताक अली T20 ट्रॉफी जीती है किसने? तमिलनाडु टीम ने, वडोदरा, पंजाब या इनमें से कोई। तो इसका आंसर होगा तमिलनाडु। तो अभी हाल ही में तमिलनाडु ने अहमदाबाद में सरदार पटेल स्टेडियम में फाइनल में वडोदरा को 7 विकेट से हराकर सैयद मुश्ताक अली T20 ट्रॉफी को अपने नाम किया। किसने? तमिलनाडु ने। इसी प्रकार देखा जाए तो 2006 और 7 के बाद तमिलनाडु का ये दूसरा सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का खिताब है। 2006-7 में इसने पहली बार जीता था, उसके बाद दूसरी बार अब जीता है 2021 के इस सेशन में। तो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का आयोजन किसके द्वारा किया जाता है? क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के द्वारा किया जाता है और यह प्रतियोगिता का आयोजन रणजी ट्रॉफी टीमों के बीच में किया जाता है और इस ट्रॉफी का नाम प्रसिद्ध भारतीय क्रिकेटर सैयद मुश्ताक अली के नाम पर रखा गया है। तो इसी के साथ चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार है कि वित्त वर्ष 2021-22 के लिए राजकोषीय घाटे के जीडीपी के कितने प्रतिशत के रहने का अनुमान लगाया गया है? तो इस ऑप्शन है हमारे पास 11.5%, 10%, 9.5% या 6.8%। तो इसका आंसर होगा 6.8%। तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2021-22 के भाषण के दौरान कहा कि अगले वित्तीय वर्ष में राजकोषीय घाटा जीडीपी का कितना होगा? 6.8% होगा। किसका? जीडीपी का 6.8% होगा। इसी प्रकार ये अनुमान लगाया गया कि 2025 और 26 में जीडीपी के मुकाबले जो राजकोषीय घाटा है वो 5% तक ले आया जाएगा, यानी कि घाटे को लगातार कम किया जाएगा। जो हमें लगातार घाटा होता है, राजकोषीय घाटा होता है, फिस्कल डेफिसिट होता है, उसको लगातार कम किया जाएगा। किसके मुकाबले? जीडीपी के मुकाबले। हम फिस्कल घाटे को या राजकोषीय घाटे को जीडीपी के आधार पर मापते हैं। जीडीपी क्या होता है? जीडीपी किसी भी देश की सीमा के भीतर उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का अंतिम मूल्य होता है। जीडीपी क्या होता है? किसी भी देश की सीमा के भीतर उत्पादित कुल वस्तुओं और सेवाओं का अंतिम मूल्य जीडीपी कहलाता है। इसी प्रकार देखें तो राजकोषीय घाटा क्या होता है? राजकोषीय घाटा सरकार के खर्चे और प्राप्तियां जो हैं, इनकम सोर्स है, उसके बीच का अंतर होता है। यदि जब सरकार के खर्चे अधिक हो जाएं और इनकम उन खर्चों को पूरा ना कर पाए, तब वह घाटा कहलाता है, राजकोषीय घाटा कहलाता है। यानी सरकार का व्यय अधिक हो और राजस्व की प्राप्ति जो है, इनकम जो है वो कम हो, तब उस स्थिति में राजकोषीय घाटा कहा जाता है। उस स्थिति को राजकोषीय घाटा कहा जाता है। इसी के साथ चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है कि हाल ही में बांग्लादेश ने रोहिंग्यास को किस द्वीप पर स्थानांतरित किया? जो रोहिंग्या शरणार्थी हैं, जो कि म्यांमार के शरणार्थी हैं, रोहिंग्या शरणार्थी जो म्यांमार के हैं, उनको अभी किस द्वीप पर स्थानांतरित किया है? तो इस वीडियो पर भी दोस्तों हम 50 लाइक का टारगेट रखते हैं। तो आप लोगों के सहयोग से 50 लाइक्स हमें ज़रूर मिलेंगे और हम इस टारगेट को अचीव जरूर करेंगे। तो इसी के साथ इसका आंसर होगा बसान चार द्वीप। तो बसान चार द्वीप पर रोहिंग्याज जो जनजाति है, रोहिंग्याज जो शरणार्थी हैं, उनको बांग्लादेश शिफ्ट कर रहा है, स्थानांतरित कर रहा है। जो लगभग अभी 1778 से अधिक रोहिंग्याज के तीसरे बैच को कॉक्स बाज़ार एक बंदरगाह शहर है जो कि बांग्लादेश के दक्षिण पूर्व तट पर स्थित है। कॉक्स बाज़ार एक बंदरगाह शहर है। वहाँ पर रह रहे शिविरों में, शरणार्थी शिविरों में जो रह रहे रोहिंग्याज हैं, उनको बसान चार द्वीप पर स्थानांतरित किया जा रहा है। और ये म्यांमार के शरणार्थी समुदाय हैं जो कि म्यांमार के रखाइन प्रांत में रहते थे और वहाँ से उनको उत्पीड़ित करके एक तरीके से हटाया गया। तो उसके बाद ये पड़ोसी देशों में शरणार्थी के रूप में आकर रहने लगे। तो जो बसान चार द्वीप है, बंगाल की खाड़ी में स्थित है। कहाँ है? बंगाल की खाड़ी में स्थित है और जो कि बांग्लादेश से लगभग 37 मील की दूरी पर स्थित है। कितने? 37 मील की दूरी पर स्थित है। ये बसान चार जो द्वीप है, इसका निर्माण अभी हाल ही में हुआ है, यानी कि 2006 में हुआ है। बहुत पुराना आइलैंड नहीं है, 2006 में इसका निर्माण हुआ है। और इसका निर्माण हिमालय से आने वाले जो गाद हैं उनके इकट्ठा होने की वजह से हुआ है। हिमालय से जो गाद आता है वो नदियों के द्वारा आता है। जो नदियाँ जो हिमालय से निकल के आ रही हैं, उनमें
हिमालय के बहुत बड़े पैमाने पर मिट्टी, बालू, रेत, सिल्ट व इत्यादि चीज़ें नदियों के साथ बहकर आती हैं और बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। जब वो नदी, खासतौर पे ब्रह्मपुत्र और गंगा जो नदी है, जब अपना डेल्टा बनाती हैं पश्चिम बंगाल में, बांग्लादेश में, और उसके बाद वो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, तब अपने साथ बड़े पैमाने पर गाद मिट्टी लेकर आती हैं और उन मिट्टी गाद को वह बंगाल की खाड़ी में छोड़ती हैं, जिसकी वजह से इस 2006 तक वह मिट्टी जमा होते होते एक आइलैंड का निर्माण हुआ, जिसका नाम बसानचार द्वीप रखा गया और ये बांग्लादेश के अधिकार क्षेत्र में आता है। कुछ पर्यावरणविद का कहना यह है कि ये जो क्षेत्र है अभी कई प्रकार की प्राकृतिक घटनाओं से ग्रस्त है, जैसे कि बाढ़ यहाँ पे लगातार आते रहेंगे, कटाव है, उच्च ज्वार यहाँ पर आते हैं और चक्रवात से ये ग्रस्त है। तो इसी के साथ चलते हैं वीडियो के अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है कि हाल ही में प्रधानमंत्री ने मन की बात में पट्टचित्र का जिक्र किया। किसका? पट्टचित्र का जिक्र किया है। यह चित्रकला किस राज्य से संबंधित है? तो ऑप्शन है हमारे पास तमिलनाडु, केरल, ओडिशा और बिहार। तो इसका आंसर होगा आपका ओडिशा। ओडिशा राज्य की पारंपरिक चित्रकला है पट्टचित्र। तो अभी नरेंद्र मोदी जो भारत के प्रधानमंत्री हैं, भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में ओडिशा की भाग्यश्री नामक एक लड़की का जिक्र किया और उनकी सराहना की कि उन्होंने नरम पत्थरों का उपयोग करके विभिन्न विषयों पर पट्टचित्र की कला पर महारत हासिल की, पट्टचित्र को उकेरा। तो पट्टचित्र ओडिशा की क्या है? एक पारंपरिक चित्रकला है, चित्रकारी है और इसका जो आधार होता है मुख्य रूप से वस्त्र, इसका आधार होता है, वस्त्र पर बनाए जाते हैं पट्टचित्र। पट्ट का जो शाब्दिक अर्थ होता है, पट्ट का अर्थ ही होता है कपड़ा, तो कपड़े पर ये मुख्य रूप से चित्रकारी की जाती है और इसमें जो रंगों का उपयोग होता है वो प्राकृतिक रंगों का उपयोग किया जाता है। और इसकी जो विषय वस्तु होती है, यानी कि पट्टचित्र में जो मुख्य रूप से चित्रकारी की जाती है वो भगवान जगन्नाथ या वैष्णव मत से प्रभावित होता है। तो इसी प्रकार देखा जाए तो एक खजूर के पत्तों पर भी पट्ट चित्रकारी की जाती है, जिसे ताल पट्टचित्र कहा जाता है, जो कि ओडिशा में ही होता है। जो खजूर के पत्तों पर होने वाली पट्ट चित्रकारी है उसे ताल पट्टचित्र कहा जाता है। तो इसी के पास चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस देश की सेना ने देश पर नियंत्रण स्थापित किया, यानी कि किस देश की सेना ने वहां तख्ता पलट किया है? तो ऑप्शंस हैं पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका। तो इसका आंसर होगा म्यांमार। तो अभी म्यांमार की सेना ने वहाँ पर म्यांमार पे तख्ता पलट किया है और वहाँ की जो स्टेट काउंसलर हैं आंग सान सू की और अन्य नेताओं को हिरासत में ले लिया है। तो म्यांमार की सेना ने देश पर नियंत्रण स्थापित कर लिया है, जो कि 1 साल की आपातकाल की घोषणा के साथ किया है। सेना का यह आरोप लगातार लगा है कि 2020 नवंबर में जो चुनाव हुए और कोविड-19 महामारी के बीच जो है सही से कार्रवाई न होने से, कोविड-19 महामारी से ठीक से ना निपटने के कारण जो है सरकार विफल रही है। और उसके साथ साथ तो 2020 में जो चुनाव हुए हैं उसमें लगातार आरोप लगे हैं सरकार पर कि ये चुनाव जो हुए हैं वो गलत तरीके से हुए हैं, जिसमें आंग सान सू की जो पार्टी है वो जीती है। जिसके बाद वहाँ की अभी जो सेना है उसने अनुच्छेद 417 का उपयोग करते हुए देश में आपातकाल की घोषणा की और आपातकाल की घोषणा करने के बाद देश पर स्वयं का नियंत्रण उसने स्थापित कर लिया, क्योंकि म्यांमार की सेना में म्यांमार के संविधान में वहाँ की सेना को ये विशेष अधिकार दिया गया अनुच्छेद 417 में कि वो आपातकाल की घोषणा करके देश पर अधिकार कर सकता है। वह निपटने में विफल रही और इसलिए जो निपटने में विफल रही किससे? कोविड-19 महामारी से। तो सेना ने संविधान के अनुच्छेद 417 के अनुसार देश पर क्या कर लिया? नियंत्रण स्थापित कर लिया। तो इसी के साथ चलते हैं वीडियो के अपने अगले प्रश्न पर। या उससे पहले देखें तो म्यांमार की जो स्थिति है वो क्या है? म्यांमार की स्थिति दक्षिण पूर्व एशिया में है और इसकी सीमा बांग्लादेश, भारत, चीन, लाओस, थाईलैंड देशों से लगती है। इसके अलावा ये मुख्य भूमि जो है वो दक्षिण पूर्व एशिया का सबसे बड़ा देश है म्यांमार और क्षेत्रफल के हिसाब से एशिया का 10वां सबसे बड़ा देश है। इसकी राजधानी क्या है? म्यांमार की राजधानी है नेपिडा। नेपिडा म्यांमार की राजधानी है और उसका सबसे बड़ा शहर है रंगून। रंगून म्यांमार की या यांगून म्यांमार का सबसे बड़ा शहर है और इसकी सीमा अगर भारतीय राज्यों के साथ देखें तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम 4 राज्यों से इसकी सीमा लगती है। किसकी? म्यांमार की सीमा 4 राज्यों से लगती है। इसी के साथ चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है कि पहली एशियाई ऑनलाइन शूटिंग चैंपियनशिप
में सबसे अधिक पदक किस देश ने जीता। तो दोस्तों लाइक करना ना भूलें, जल्दी से जल्दी लाइक करें हमारे चैनल को, और जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस जरूर करें ताकि आप जुड़ सकें लक्ष्य के साथ और बढ़ सकें लक्ष्य की और अपने। तो इसी के साथ इसका आंसर होगा भारत। भारत ने पहली एशियाई ऑनलाइन शूटिंग चैंपियनशिप में सबसे अधिक पदक जीते हैं, और इसमें अभी भारतीय निशानेबाजी दल ने कुवैत शूटिंग फेडरेशन द्वारा आयोजित पहली एशियाई ऑनलाइन शूटिंग चैंपियनशिप में सबसे अधिक पदक जीते, जिसमें 24 सदस्यीय भारतीय शूटिंग दल ने 11 पदक जीते हैं, जिसमें 4 स्वर्ण हैं, 2 रजत हैं और 5 कांस्य पदक हैं। और इस प्रतियोगिता में 22 एशियाई देशों के 274 निशानेबाजों ने हिस्सा लिया था। इसी के साथ चलते हैं वीडियो के अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार है कि कौन भारतीय अमेरिकी हाल ही में नासा की कार्यवाहक अधिकारी बनी, तो अध्यक्ष बनी, कार्यवाहक अध्यक्ष बनी। तो ऑप्शन है रोमा खान, भव्या लाल, कोमल खन्ना, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा भव्या लाल। तो भव्या लाल अभी भारतीय अमेरिकी हैं और इन्हें नासा ने अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी के कार्यवाहक प्रमुख के रूप में नियुक्त किया है, और ये उन्होंने एजेंसी के लिए बाइडेन प्रेसिडेंशियल ट्रांजिशन एजेंसी रिव्यू टीम के सदस्य के रूप में भी काम किया है। इसके अलावा राष्ट्रपति जो बिडेन प्रशासन के अंतर्गत एजेंसी में परिवर्तन संबंधी कार्यों को भी वो लगातार देख रही हैं। तो ये थे आज के हमारे 10 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न। इसी के साथ चलते हैं वीडियो के अंत में पूछे जाने वाले प्रश्न पर। तो आज के वीडियो के अंत में पूछा जाने वाला प्रश्न कुछ इस प्रकार है कि वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2021 किसने जारी की है। वैश्विक जोखिम रिपोर्ट यानी कि वर्ल्ड रिस्क रिपोर्ट किसके, ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2021 किसने जारी की है। तो ऑप्शन है विश्व बैंक, विश्व आर्थिक मंच, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। तो इस प्रश्न का उत्तर आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस जरूर करें ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और PDF फाइल के लिए लक्ष्य के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर करें। धन्यवाद।